नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 11th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमारी बात चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने इसके एडवांटेज देख लिए थे। प्राचीन भारतीय कृषि या पारंपरिक कृषि के मैंने तुम्हें लाभ बता दिए थे कि क्या क्या प्राचीन कृषि या जो प्रारंभिक कृषि थे उसके क्या क्या लाभ थे। अब हम उसकी पढ़ेंगे क्या बेटा, हानियां पढ़ेंगे। क्या क्या कमियां रही थी, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ लाभ होता है तो उससे कुछ ना कुछ हानियां भी अपने को देखने को मिलती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कहीं ना कहीं लाभ होता है तो हमें उस चीज से कहीं ना कहीं हानि भी हमको देखने को मिलती है। तो क्या क्या कमी रही है, कमी रही, देखो। उत्पादकता कम होने के कारण तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए प्राचीन कृषि प्रणाली का सक्षम नहीं होना प्राचीन कृषि की सबसे बड़ी कमी थी। अब क्या था बेटा, उस समय के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कृषि में मशीनीकरण नहीं था, तो उत्पादन कहीं ना कहीं कम होता था। ना तो उनके पास देने के लिए खाद थे, ना ही अच्छी प्रकार से बीज था, ना ही अच्छी प्रकार से कोई उर्वरक उनको मिले, और ना ही अच्छी प्रकार से जो खेतों में डालने वाली दवाइयां, जो कि इंसेक्ट को मारने वाली दवाइयां उस समय पर उपलब्ध थी। तो इसी कारण उस समय उत्पादकता क्या थी बेटा, जो उत्पादकता थी वो हमारी कम थी। जो उत्पादकता थी वो हमारी कम थी, और जो जनसंख्या है बेटा वो तीव्र गति से बढ़ रही थी। जनसंख्या तो तीव्र गति से वृद्धि कर रही थी, लेकिन जो उत्पादन है वो तीव्र गति से, मतलब तीव्र गति से कहने का मतलब है उस समय की बात करें तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता था, और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। यह उस समय की एक मुख्य कमी थी। इसके बाद कृषि योग्य भूमि की कमी होना तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए बढ़ता चौतरफा दबाव आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाने के मुख्य कारण थे। अब क्या हो रहा था बेटे, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व अगर बढ़ता है तो भूमि कम होती है। कहने का मतलब है जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं बेटा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जो घनत्व होता है बेटा, जनसंख्या जो घनत्व इसे हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, मतलब कम जमीन पर अत्यधिक लोगों का निवास करना। कम जमीन पर अत्यधिक लोगों का निवास करना। तो उस समय क्या थी बेटा, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी और भूमि का आकार कम होता जा रहा था। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमारी जो धरती है वो कहीं घट रही थी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये मेरे पास एक खेत है, मेरे दादाजी के पास 10 एकड़ का एक खेत है। कितने एकड़ का बेटा, 10 एकड़ का एक खेत है। 10 एकड़ का अगर मेरे दादाजी के पास खेत है, अब मेरे दादाजी के दो पुत्र हुए बेटा, दो पुत्र हुए तो ये जमीन कितने भागों में बांटेगी, 5-5 एकड़ में बढ़ जाएगी। 5-5 एकड़ में बढ़ जाएगी। फिर उनके दो पुत्र हुए तो ये जमीन कितने में बेटा, 2.5 एकड़ में बढ़ जाएगी। कितने एकड़ में, 2.5 एकड़ में बढ़ जाएगी। 2.5 एकड़ में बढ़ जाएगी। मतलब जमीन तो उतनी है, लेकिन उन पर जो काम करने वाले लोग हैं या उनका जो अधिकार है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ पहले 10 एकड़ थी, फिर 5-5 एकड़ में बढ़ती और फिर 2.5 एकड़ में रहकर सिमट गई। तो जनसंख्या जैसे बढ़ती गई, खेती का आकार कम होता गया। जनसंख्या बढ़ती गई, खेती का आकार कम होता गया, और उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं होता था। तो उस समय के किसानों ने क्या किया कि किसानों की कृषि में ऐसी आधुनिकताएं को हम लेके आए, ऐसी आधुनिकता को लेके हम आए जिससे हमारा कम जमीन में भी अच्छा उत्पादन या अच्छा प्रोडक्शन हम प्राप्त कर सके। उसके लिए अच्छे अच्छे प्रकार के बीज की हमें सोविंग करनी होगी, अच्छा अच्छा उर्वरक हमें उस समय पर डालना होगा। इसीलिए बेटा कृषि योग्य भूमि की कमी होना तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए चौतरफा दबाव आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण था। क्योंकि उस समय दबाव था, जमीनें कम थी, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी, लोगों का पेट भी हमें भरना था। इसीलिए उस समय हमने आधुनिक कृषि को अपनाना सही समझा। इसके बाद मौसम पर आधारित एवं भाग्य भरोसे की जाने वाली प्राचीन कृषि प्रणाली किसानों के लिए निराशाजनक एवं उत्साह रहित थी। मतलब उस समय ना तो कोई मशीनीकरण के द्वारा ट्यूबवेल वगैरह होते थे बेटा, ना तो सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उस समय रहट या चरस ढेकली के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो क्या बेटा, बहुत बड़े क्षेत्र में रहट या चरस ढेकली के द्वारा इतनी तीव्र गति से या इतनी दक्षतापूर्ण सिंचाई नहीं हो पाती थी। सभी जगह पर समान पानी का वितरण नहीं हो पाता था, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा पानी पहुंच जाता था, कहीं कहीं पर बहुत कम पानी पहुंचता था। इस वजह से एक आधुनिक तरीके से सिंचाई नहीं हो पाती थी।
तो उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता था। इसी कारण उस समय की जो कृषि थी या उस समय की जो खेती थी वो पूर्णतः किस पर निर्भर थी, वो पूर्णतः मौसम पर निर्धारित थी या मौसम पर ही निर्भर थी। अगर सही समय पर अगर बारिश हो जाती है तो हमारी कृषि या हमारी फसलें हैं वो अच्छा उत्पादन हमें दे सकती है, और अगर समय पर बारिश नहीं हो पाती है तो वो हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती थी। इसीलिए बेटा भारतीय कृषि को मौसमी जुआ बोला गया है। बेटा क्या बोला गया है? मौसम का जुआ, मौसमी जुआ बोलते हैं बेटा भारतीय कृषि को। क्या बोलते हैं बेटा? मौसमी जुआ। कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है कि मौसम पर ही आधारित थी। अगर अच्छी बारिश हो गई तो अच्छा उत्पादन हो जाता था, अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन कम हो जाता था। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके बाद अगली इसकी कमी क्या है? झूम कृषि प्रणाली जैव विविधता को नष्ट करने वाली थी। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। उस समय क्या होता था बेटा? लोग एक जगह से दूसरी जगह खेती करने के लिए जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह खेती करने के लिए जाते थे। तो जहां पर वो खेती करके अगली जगह जाते थे उस जगह की उत्पादकता कम होती थी, इसीलिए वहां की जो जैव विविधता है उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलता था। इसीलिए वहां पर हमें हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलता था। इसके बाद अतः कृषियों की भूमि की उत्पादकता हमेशा बनाए रखने के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली आवश्यकता थी। मतलब हमें समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक विनाश की ओर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बेटा समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमने आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया, आज हमने आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया। कहने का तात्पर्य है हमने नए नए ब्रीडर बीज, सर्टिफाइड सीड का उत्पादन किया, और सर्टिफाइड सीड को फिर हमने किसानों को भेजा। किसानों को भेजने के बाद हमें यह देखने को मिला बेटा कि पहले की तुलना में, पूर्व की तुलना में आज उत्पादन अपना 2 से 2.5 गुना बढ़ा हुआ हमें प्राप्त हुआ। मतलब पहले उन्नत बीज हमारे पास नहीं थे, आधुनिक कृषि में हमने उन्नत बीज पर बहुत ध्यान दिया, उर्वरकों पर ध्यान दिया, मिट्टी परीक्षण आज हम करवाते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया था कि एक जो फसल होती है हमारी, एक प्लांट होता है, उसको जीवन निर्वहन के लिए कितने बेटा 17 प्रकार के पोषक तत्व, 17 प्रकार के पोषक तत्व उसके लिए अनिवार्य होते हैं। 17 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं बेटा, 17 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं बेटा, ये अनिवार्य होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उस फसल को अगर नहीं मिलता, उस प्लांट को अगर नहीं मिलता, तो वो अपने जीवन चक्र में या मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है, और उतना अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार बेटा एक नवजात शिशु को, जिस प्रकार एक नवजात शिशु को हम जन्म के बाद टीकाकरण करते हैं बेटा, जन्म के बाद उसका हम समय समय पर टीकाकरण करवाते हैं बेटा, जिससे उसे किसी भी प्रकार की दूषित या प्रदूषित या हानिकारक बीमारियों से उसे हम बचाया जा सके। उसी प्रकार जब हमारा पौधा बिल्कुल जर्मिनेट अवस्था में होता है, उस समय हम समय समय पर इन पोषक तत्वों को समय समय पर इन पोषक तत्वों को हम पौधों को उपलब्ध कराते हैं। आया बेटा समझ में? पहले क्या होता था, अगर मान लो इन 17 पोषक तत्वों में हमारी जमीन में, ये हमारी जमीन है बेटा, ये हमारी जमीन में हमने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया, और इस जमीन में बहुत सारा नाइट्रोजन इस जमीन में उपलब्ध है, बहुत सारा नाइट्रोजन इस जमीन में उपलब्ध है, और हमने बगैर मिट्टी परीक्षण करवाए लगातार इसमें यूरिया खाद का उपयोग किया। किसका बेटा? यूरिया उर्वरक का उपयोग किया, यूरिया का उपयोग किया। आपको पता होता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अरे एक थैले यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर इस खेत का हमने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया और लगातार यूरिया का उपभोग उस मिट्टी में करवाया, हमने लगातार यूरिया ही उस खेत में बिना जानबूझ के डाला, हम डालते गए, तो बेटा एक स्थिति ऐसी आती है कि उस खेत में अत्यधिक नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। और जब फसल में अत्यधिक नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है बेटा, तो वो पौधे क्या होते हैं? लंबाई में बढ़ जाते हैं, वो पौधे लंबाई में बढ़ जाते हैं। और हल्की फुल्की हवा वगैरह अगर खेत में चलती है तो वो प्लांट गिर जाता है बेटा, वो प्लांट गिर जाता है।
और उत्पादकता हमारी कम हो जाती है। इसीलिए आधुनिक कृषि में हमें यही बताया गया है बेटा कि आप समय समय पर अपनी मिट्टी की भी जांच मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में महीने में 4-5 महीने में एक बार अवश्य करवाए बेटा। हम ये आगे पढ़ेंगे कि मिट्टी परीक्षण कैसे करते हैं। अभी अपनी बात हो रही है कृषि के बारे में कि आधुनिक कृषि और प्राचीन कृषि में क्या अंतर है। प्राचीन कृषि मैंने आपको बता दी है मोटा मोटा रूप में कि प्राचीन कृषि का जो मेन उद्देश्य या मेन जो उसका पर्पस था वो एक ही था बेटा, जीवन भरण, मतलब सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए लोग कृषि करते थे, पेट का भरण पोषण के लिए कृषि करते थे। लेकिन जो अत्याधुनिक आधुनिक कृषि है बेटा, आधुनिक कृषि में हम क्या करते हैं, आधुनिक कृषि में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेकर हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था, पहला सिर्फ खाने का काम होता था, भैया सुबह और शाम हमारा पेट भर जाए बस उसे ही हम कृषि कहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है बेटा, आज कृषि को एक व्यापारिक तौर पर किया जा रहा है, कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है और कृषि को एक धंधे के रूप में किया जा रहा है बेटा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलते हैं अब आगे हम बात करेंगे बेटा। जो भी मैं पॉइंट लिखाते जा रहा हूं आपको, ये पॉइंट आप जरूर अपने कॉपी है उसमें नोट करते रहें। अब बात आती है आधुनिक कृषि, मॉडर्न एग्रीकल्चर। बात आती है आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर की। बेटा आधुनिक कृषि से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो प्रमाणित बीज, सबसे पहला वर्ड ही कौन सा है बेटा, प्रमाणित बीज। सबसे पहला वर्ड है प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो हमारी प्राचीन कृषि होती थी बेटा, प्राचीन कृषि पर ऐसा कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। जो हमें मिल जाता था उस उत्पादन से, जितना हमने बोया, जितना हमने खेत में सोविंग करी, उतना हमें उत्पादन मिला, उसी में से कुछ हिस्सा हम अलग रखकर अगले सीजन में फसल की हम बुआई कर देते थे। लेकिन आधुनिक कृषि में ऐसा नहीं है बेटा। आधुनिक कृषि में जो हमारा खेती का मेन जो रूट है, जिसे हम जड़ बोलते हैं, किसी भी काम की एक जड़ होती है, किसी भी काम की एक शुरुआत होती है। तो हमारे कृषि की जो शुरुआत होती है बेटा बीज से होती है। अरे बीज के बिना कुछ नहीं है बेटा, बीज होगा तो ही हमारी फसल लहलाएगी। अगर बीज ही अगर खराब हो गया तो उत्पादन हमारा उतना अच्छा नहीं होगा। अगर हमारा बीज ही खराब हो गया तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। तो बेटा आधुनिक कृषि से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो प्रमाणित बीज, भरपूर खाद, सिंचाई, कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक, रसायनों, मशीनों आदि के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन का मुनाफा प्राप्त करने की सोच पर आधारित है। मतलब अत्याधुनिक जो कृषि होती है बेटा हमारी, आधुनिक कृषि है, इसका एक ही मतलब है जो आज के समय में हम कृषि कर रहे हैं। आज के समय में आप अपने घर पर देखते होंगे, आज के समय में, वर्तमान समय में आप अपने घर पर देखते होंगे बेटा, बीज बाजार से लेके आते हो या फिर बीज तुम कहीं से बीज कंपनी से लेके आते होंगे, तुम अच्छी अच्छी खाद तुम सोसाइटी से लेके आते हो या फिर मार्केट से अच्छा अच्छा खाद लेके आते हो, कीटाणुनाशक लेके आते हो। अरे खेत में इल्लियों वगैरह का प्रकोप रहता है, जैसे अभी मूंग की हमारी फसल लगी हुई है और मूंग में क्या होता है बेटा, गर्मियों के दिनों में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो हम इल्लियों को मारने के लिए कीटनाशक डालते हैं। खरपतवार नाशी हम बाजार से लेके आते हैं। बारिश के समय में जो हम फसल लगाते हैं, जो खरीफ की हमारी फसलें होती है बेटा, जो खरीफ की हमारी फसलें होती है, उन फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है बेटा, खरपतवारों के द्वारा होता है। कुल फसल का 50 से 55% जो नुकसान होता है बेटा, 50 से 55% नुकसान होता है, वो किसके द्वारा होता है बेटा, खरपतवार के द्वारा होता है। खरपतवार के द्वारा होता है। ये खरपतवार बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। खरपतवार को हम बोल सकते हैं वे अवांछनीय पौधे जो हमारी मुख्य फसल के साथ उगकर पोषक तत्व, जल एवं प्रकाश के साथ प्रतियोगिता करते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, खरपतवार बोलते हैं। जैसे अगर ये हमारा अगर प्लांट है, खेत है, ये अगर हमारा खेत है, इसमें ये बहुत सारे हमारे मेन फसल के बीज लगे हैं बेटा, मेन फसल के पौधे लगे हैं हमारे। इनसे हमें क्या लेना है बेटा, उत्पादन लेना है बेटा। इससे हमें क्या लेना है, उत्पादन लेना है। लेकिन साथ में बेटा इस प्रकार से ये अनडिजायरेबल या अवांछनीय पौधे भी वहां पर उगाते हैं। अनडिजायरेबल या अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं।
अब ये पौधे क्या करते हैं बेटा, ये खरपतवार के पौधे, अगर यहाँ से ये अगर इसकी रूट्स है, ये हमारी फसलों की रूट्स है, तो इन रूट्स में यहाँ से पोषक तत्व जाएंगे, तो ये क्या करेंगे बेटा, इन पोषक तत्व को भी ग्रहण करेंगे। जो हमारी मेन फसल में हमने पोषक तत्व दिए, तो वो खरपतवार उन पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। सनलाइट आएगी, उस सनलाइट को ग्रहण करेंगे। हमने कोई सिंचाई करी तो सिंचाई पानी का उपयोग भी कौन करेंगे, खरपतवार करेंगे। इसलिए उच्च उत्पादन लेने के लिए इन अवांछनीय पौधों या इन खरपतवारों को हमें यहां से निकालना चाहिए, इन खरपतवार को यहां से हमें निकालना चाहिए बेटा, ठीक है। इसीलिए हम खरपतवार नाशियों का छिड़काव करते हैं हमारे खेत में। अरे खरपतवार नाशी वीडिसाइड का छिड़काव करते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई। जो आज हमें वर्तमान समय में जो भी हम कृषि से संबंधित क्रियाएं करते हैं, वो आधुनिक कृषि के अंतर्गत ही हम पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे। जो भी हमारे घर पर आज वर्तमान समय में हो रहा है वो आधुनिक कृषि है। जो हमारे दादा परदादा करते थे वो प्राचीन खेती है, जो हमारे पापा काका जी करते हैं वो आधुनिक कृषि है। बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रख। आगे आधुनिक कृषि की एक विशेषता यह है कि आधुनिक कृषि की विशेषता यह है कि यह ज्ञान या नॉलेज बेस्ड कृषि प्रणाली। अरे बेटा नॉलेज होगा तभी तो खेती करोगे, नॉलेज होगा। अभी की जो कृषि है किस पर आधारित है बेटा, नॉलेज पर आधारित है। तुम्हें पता ही नहीं है कि खरपतवार कौन सा है और फसल पौधा कौन सा है, तो तुम क्या वहां खरपतवार नाशी डालोगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व हमें देना है। पता है फसल में नाइट्रोजन की कमी है और हम फास्फोरस डाल रहे हैं। पता है हमें प्लांट में पौधे में फास्फोरस की कमी है, हमें डालना वहां पर डीएपी चाहिए, डालना वहां पर डीएपी चाहिए और हम डाल यूरिया रहे हैं। तो बेटा वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है वर्तमान कृषि में, कि अगर आपके खेत में फास्फोरस की कमी है, आपके खेत में फास्फोरस की कमी है तो आप डीएपी डालो। अरे डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट 1846 1846 मतलब इसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होता है और पोटेशियम इसमें 0% होता है। तो बेटा अगर हमको फास्फोरस डालना है तो हम डीएपी डालेंगे, इससे हमें 18% नाइट्रोजन की भी प्राप्त होगी, ठीक है। अब अगर प्लांट में फास्फोरस की कमी है और आप यूरिया डाल रहे हो बेटा, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोला गया कि नॉलेज बेस्ड कृषि प्रणाली है। कौन सी कृषि प्रणाली है, नॉलेज बेस्ड कृषि प्रणाली है। इसमें कृषि के क्षेत्र में होने वाली समकालीन वैज्ञानिक खोज अनुसंधान का समय समय पर समावेश किया जा रहा है। मतलब वर्तमान समय में अनुसंधान का मतलब क्या है बेटा, जैसे अगर समय समय पर नई नई वेराइटियों का प्लांट ब्रीडर, ये जो पादप प्रजनन केंद्र होते हैं बेटा, पादप प्रजनन जो केंद्र होते हैं जो न्यू दिल्ली में अभी वर्तमान में स्थित है, न्यू दिल्ली में, वहां पर क्या होता है बेटा, नई नई प्रजातियों का उत्पादन होता है फसलों से, नई नई प्रजातियां बनाई जाती है। जैसे गेहूं में आपने सुना होगा कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, आरडी 3435। इसके बाद धान में आपने सुना होगा जया, सुना होगा। इसके बाद संकर वेराइटी, बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटियां बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है बेटा, ताकि हम अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सके। ऐसा तो नहीं कि मजाक मस्ती में ही बना दी, नहीं बेटा। इनके बनाने का एक ही मुख्य उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है बेटा। इसके बाद यह कृषि अब केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, अपितु लाभ कमाने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यवसाय भी है बेटा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो आधुनिक कृषि है ये कमर्शियल फार्मिंग होती है, एक व्यवसायिक खेती होती है। पहले सिर्फ जीवन उपार्जन करने के लिए खेती की जाती थी, सिर्फ जीवन को यापन करने के लिए खेती की जाती है। लेकिन वर्तमान कृषि जो है, वर्तमान खेती जो है, ये एक प्रकार का धंधा है या व्यवसायिक खेती हम इसे बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं आपके अगर 100 क्विंटल गेहूं हुए तो आप 100 क्विंटल खा जाओगे। अरे इतने तो अपन है नहीं, 100 क्विंटल है, अपन इतने बड़े कुंभकर्ण भी नहीं है 100 क्विंटल हुए 100 क्विंटल ही खा जाएंगे। अरे उसका कुछ हिस्सा हम हमारे घर पर खाने के लिए रखते हैं और बाकी जो चीज होती है वो मार्केट में हम बेचकर वहां से आय प्राप्त करते हैं और उन आय का हम उपयोग विभिन्न विभिन्न हमारी आवश्यक चीजों के लिए करते हैं। ट्रैक्टर, ट्राली, जीप, गाड़ी, शादी विवाह, इन सब के लिए हम करते हैं बेटा। तो ये आज की जो कृषि है बेटा, ये भारत में जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय जो कृषि है बेटा, भारत की जो कृषि है, भारत की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में
वर्तमान में कृषि का योगदान 17% है बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें बेटा कृषि का योगदान कितना है बेटा? 17% है। इसके बाद यह कृषि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर की जाती है तथा उद्योग पर आधारित इंडस्ट्री बेस्ड होती है। अरे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जैसे भारत के मसाले जो होते हैं बेटा, भारत के मसाले जो होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। भारत के जो मसाले होते हैं बेटा, उनका व्यापार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है, उनका व्यापार जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है। जो दक्षिण भारत की जो कृषि है, जो दक्षिण भारत है बेटा अपना, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत है बेटा, दक्षिण भारत है, इसे दक्षिण भारत में एक आपने सुना होगा बेंगलुरु, क्या सुना बेटा? कर्नाटक का बेंगलुरु, बेंगलुरु, इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या बेटा, क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? मसालों का बगीचा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मसालों का बगीचा। एक आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश का गुंटूर राज्य, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का एक जिला सुना होगा गुंटूर जिला बेटा, गुंटूर जिला, गुंटूर जिला, कौन सा जिला? गुंटूर जिला। अरे एक मूवी भी आई है अभी गुंटूर मिर्ची करके, एक महेश बाबू की एक मूवी आई है गुंटूर मिर्ची। तो इसी प्रकार एक जिला है आंध्र प्रदेश में गुंटूर, यहाँ पर इस गुंटूर जिले में जो मिर्च का उत्पादन होता है, यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिर्च का उत्पादन गुंटूर जिले में होता है। और इस मिर्च का जो निर्यात करते हैं वो अपन दूसरे देशों में करते हैं। इन मिर्च का निर्यात करते हैं हम दूसरे देशों में करते हैं और विदेशी आय को हमारे देश में हम अर्जित करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके बाद आधुनिक कृषि भी हमेशा स्टैटिक नहीं रही है। समय के साथ तथा पुराने अनुभव से सीख लेकर इस कृषि प्रणाली में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। दिन ब दिन एक ही बात है, समय के साथ बदलना, समय के साथ बदलना। दिन ब दिन ये कृषि भी बदलती रहती थी, दिन ब दिन नई नई खोजों का विकास होता। अरे प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई वेरायटी का उत्पादन हुआ, कोई नई वेरायटी कृषि अनुसंधान के द्वारा निकाली गई, आईसीआर के द्वारा कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग में, भारतीय कृषि में कुछ नई चीजों, नई योजनाओं को जोड़ा गया। उन नई योजनाओं को रोज इंप्लीमेंट होता है, नई वेरायटियों का ट्रायल होता है बेटा। तो रेगुलर नई नई चीज आज के कृषि में, आधुनिक कृषि में लागू होती है। आधुनिक कृषि प्रणाली के उत्तरोत्तर विकास को हम निम्नलिखित चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अब बेटा आधुनिक कृषि किन किन चरणों में आगे बढ़ी है, हम इसकी हम बात करेंगे। अरे आधुनिक कृषि किन किन चरणों में बढ़ी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला चरण अगर आपने सुना होगा हरित क्रांति आधारित कृषि। हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में सभी ने सुना होगा, हरित क्रांति के बारे में सभी ने सुना होगा। सन 1966-67 में एक हमारे यहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है बेटा? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। इनका नाम याद रखना बेटा, क्योंकि इन्हें वर्तमान में क्या दिया जाएगा? भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया जाएगा, भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के पिता कहलाए। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन कहलाए बेटा? MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जो पिता है वो MS स्वामीनाथन कहलाए। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? अब अपन बात करते हैं हरित क्रांति की। क्या होती है हरित क्रांति? देखिए, भारत में आजादी के बाद कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा थी। उनका पेट भरण पोषण किस प्रकार से कर सकते थे? हम कृषि के आधार पर ही हम कर सकते थे। तो भारत में आजादी के बाद सन 1947 के बाद सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया? कृषि पर जोर दिया गया। सबसे ज्यादा जोर दिया गया बेटा, कृषि पर जोर दिया गया। आपने सुना होगा योजना आयोग 1950, योजना आयोग 1950 में बना था। और पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई थी 1951 से 1956 तक, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी बनी थी, उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जो केंद्रित बिंदु था वो कृषि था। मुख्य जो केंद्रित बिंदु था बेटा वो हमारी कृषि थी। जब योजना आयोग बना था 1950 में, उस समय पहला पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में जो मुख्य केंद्रित बिंदु था वो किस पर था बेटा? कृषि पर था। कि हम कृषि पर जोर देंगे तब हमारे लोग भूखे नहीं मरेंगे और दोनों टाइम का खाना
हमारा लक्ष्य था कि उस टाइम कोई भी भूखा ना सोए, यह हमारा उस समय योजना आयोग का लक्ष्य था। ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित किस पर किया गया बेटा? कृषि पर किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये देखो लिखा ही मिल गया, मैंने तो बिना देखे ही बोला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि केंद्र बिंदु में था तथा सिंचाई को ध्यान में रखकर नदी घाटी परियोजनाओं जैसे दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। अब क्या था बेटा उस समय पर? कृषि पर तो ध्यान दिया गया, साथ साथ में सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया कि जितनी अच्छी सिंचाई होगी, जितनी अच्छी सिंचाई होगी उतना अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। इसलिए बेटा दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी बेटा? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना हमारी थी दामोदर घाटी। इसके बाद कोसी नदी परियोजना थी, गंडक परियोजना थी, आदि पर काम शुरू हुआ तथा उन्हें पूरा किया गया। देश में खाद्य के कई कारखाने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में खोले। अब भैया सिंचाई की व्यवस्था तो हो गई थी, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, अब किस चीज की आवश्यकता है हमें? कि सर हमें उर्वरक की आवश्यकता है फसल के लिए। तो बेटा उस समय उर्वरक कारखाने भी खोले गए, खाद के कई कारखाने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में खुले। देश में 1950 से 1968 समय तक पूर्व हरित क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। बेटा 1950 से जो 1968 का समय था, यह हरित क्रांति के रूप में जाना जाता था। अब सर हरित क्रांति क्या है? तो बेटा मैं छोटी चीजें तुम्हें यहां से बता देता हूं, इधर देखना तुम यहां से। 1966-68 के युग को 1966-68 इस समय बेटा हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी बेटा? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के पिता किसे बोलते हैं बेटा? हरित क्रांति के पिता जो होते हैं बेटा, हरित क्रांति के पिता ये बोलते हैं स्वामीनाथन को। किसको बोलते हैं? स्वामीनाथन को। किसको बोलते हैं? स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के पिता स्वामीनाथन को बोलते हैं भारत में। और अगर विश्व की बात करें कि सर विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो विश्व में अगर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है बेटा? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये बेटा विश्व की अगर बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में स्वामीनाथन के पिता पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था बेटा? हरित क्रांति अगर शब्द आपसे पूछे तो विलियम गॉर्ड। विलियम गॉर्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया। किसने दिया बेटा? विलियम गॉर्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया। हरित क्रांति में जो दो फसलों के बारे में विशेष चर्चा की गई है, हरित क्रांति में जिन दो फसलों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया बेटा वो कौन सी थी? गेहूं और धान। गेहूं और धान, गेहूं और धान ऐसी दो फसलें थी, इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। पहले हरित क्रांति के पहले क्या होता था बेटा? हमारे यहाँ पर जो गेहूं की वेराइटियां होती थी वो काफी लंबी लंबी टॉल वेराइटियां होती थी। कैसी वेराइटियां होती थी? लंबी लंबी टॉल वेराइटियां होती थी। लंबी लंबी टॉल वेराइटियां होती थी जो कि हवा, थोड़ी बहुत भी अगर हवा चलती तो वो वेराइटियां गिर जाती थी। तो उस समय विश्व में मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग बैठे हुए थे। उनसे कांटेक्ट किया किसने बेटा? एम एस स्वामीनाथन ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा कि भैया भारत में हमारी ये समस्या है। नॉर्मन बोरलॉग जी ने उस समस्या को समझा और उस समय मैक्सिको से कुछ वेराइटी हमारे देश में उन्होंने भेजी थी। मैक्सिको से कुछ वेराइटियां हमारे देश में भेजी थी जो कि बोनी वेराइटियां थी, छोटी वेराइटियां थी जो कि हवा या पानी से लोडिंग की अवस्था ना हो। लोडिंग एक शब्द होता है बेटा, अगर फसल अगर गिरती है तो उसको एक शब्द से जानते हैं, लोडिंग। लोडिंग, लोडिंग ये शब्द है बेटा। ये हमारे एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर भाषा का शब्द है कि अगर कोई फसल हवा की वजह से जमीन पर गिर जाती है तो उसे बेटा लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। उस पर लोड आ गया तो वो नीचे गिर गई, उसे बोलते हैं लोडिंग। एक लोडिंग होता है जब का ये ट्रक वगैरह में सामान को भरना या गाड़ी लोड होती है उसे लोडिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ फसले को गिरना लोडिंग बोलते हैं बेटा। और एक होता है लॉगिंग। लॉगिंग भी बोल सकते हैं, एक लॉजिंग भी शब्द आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो पोषक तत्वों से संबंधित है उसे लॉजिंग बोलते हैं, इसे लॉगिंग या लोडिंग बोल सकते हैं बेटा। लॉगिंग या लोडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? उस समय क्या होता था, हमारी फसलें लंबी लंबी टोल टोल वेराइटी होती थी। मैक्सिको से कुछ वेराइटी हमारे देश में आयातित की गई। अरे कुछ वेराइटी हमारे देश में आयातित की गई जो कि ड्वार्फ वेराइटी थी, बोनी प्रकार की वेराइटी थी जो कि आसानी से हवा वगैरह में नहीं गिरती थी और उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता था। तो 1966-67 में हमारे देश में वो वेराइटी आई
और हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब में बेटा कहां पर, हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब में उन वेराइटियों को लगाया गया, हरियाणा पंजाब में उन वेराइटियों को लगाया गया और एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमें देखने को मिला। एक विश्व स्तरीय उत्पादन हमें उस समय कृषि में देखने को मिला, किसके, गेहूं के उत्पादन में हमें देखने को मिला। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया अपने को, जो भी बात करी यहां तक समझ में आया। अब हरित क्रांति के बारे में कल हम बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं, हरित क्रांति के बारे में हम कल बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई डाउट हो तो वो एक बार डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, थंब कर दे कि सर हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, एक बार थंब कर दे कि सर हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद, जय भारत।